सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी जंग। और पेज फट गया, यह है आज की सबसे बड़ी खबर। यह वो खबर है जो हर चैनल, हर प्रोग्राम, हर एंकर आपको नहीं दे रहा, लेकिन हैं कवाकिब कुछ नज़र आते हैं, कुछ के मज़दाक। इस वक्त मामला करीब करीब वही है जो आपको बताया जा रहा है। बाहम एतमाद की फ़िज़ा यूँ लगता है कि तार तार हुई। अब खुदाया खैर करे। मैं खुदा न खास्ता जमहूरियत को डीरेल होने का इशारा बिल्कुल नहीं दे रहा। कोई अगर ये समझता है तो उसकी अपनी ख़ता। देखने में आया है कि तज्ज़ियाकारों और तबसरा निगारों के जो अब तक अच्छी रिपोर्टिंग, मुस्बत रिपोर्टिंग के ज़रिए से कौम के दिलों को बरमाया करते थे, अब उनके मूड, उनके मिजाज, उनके तेवर भी जो हैं वो बदल गए हैं मौसम की तरह से। एक साबिक़ मारूफ एंकर, साबिक़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो मारूफ गुज़िश्ता दौर में थे और जब से वो पीटीआई को प्यारे हुए थे तब से मैंने उनके साथ साबिक़ का सीगा लगा दिया है। अब उनकी दी हुई कोई ख़बर मोतबर नहीं होती। उनकी दी हुई ख़बरें सिर्फ पीटीआई वालों के लिए एतबार की सबब हो सकती हैं, पाकिस्तानियों के नज़दीक नहीं है। कभी अपने घर के अंदर बैठ कर के वीलॉग बनाते हैं मौसूफ़, बताते हैं कि पाकिस्तान में पेट्रोल का दरिया निकल आया। कभी बताते हैं कि इमरान खान साहब ने अकेले तने तना सोने का पहाड़ हम लोगों के लिए दरियाफ्त कर लिया। कभी बताते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में इतने अंग्रेज़ों ने पैसा लगाया कि अब दुनिया में कोई और अंग्रेज़ किसी और मुल्क जाने का रवादार ही नहीं है। और अब इन्होंने क्या किया है ये मैं आगे चल करके बताऊंगा। जाहिर है कि कारकर्दगी को मफाहमत के पर्दों में कब तक छुपाया जा सकता है। जैसे ही कोई हुकूमती नुमाइंदा मुयस्सर आता है उससे सवाल किया जाता है। कम से कम 2.5 साल से मैं तो ये देख रहा हूँ, तो हर सवाल का जवाब यही मिलता है कि हम एक पेज पर हैं। लेकिन आज के इस पेज की खासियत मेरी दाएं जानिब रखी हुई नशिस्त पर आपको नज़र आ रहा है। ये खाली कुर्सी किसी बेवा की उजाड़ मांग की तरह हमारा स्टूडियो में मुंह चढ़ा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बावजूद कमिटमेंट के, बावजूद वादों के, कोई रहनुमा आज के इस प्रोग्राम में शिरकत पर राज़ी नहीं हो सका। आपको लगेगा ये प्रोग्राम कम्प्लीटली वन साइडेड है, तो मैं एक बात बता दूं कि हमारा काम प्रोग्राम में मेहमानों को शिरकत की दावत देना है, उन्हें हम मजबूर नहीं कर सकते। किसी ने ये कहा कि उन्हें बोल न्यूज़ के प्रोग्रामों में शिरकत से माजूर कर दिया गया है, पार्टी लाइन जो है वो टो कर रहे हैं, कोई कुछ और बहाना बनाता रहा। बहरहाल ये खाली कुर्सी आप एक मरतबा फिर देखिए, अपनी आँखों को मुतमईन कीजिए। हुकूमती परफॉर्मेंस पर बेलाग तबसरे और तज्जिये शुरू हो चुके हैं। मारूफ दिफाई तज्जियाकारों को जो हम देखते चले आते हैं मुख्तलिफ शोज़ में, करंट अफेयर प्रोग्राम्स में, अब उन प्रोग्राम्स का रुख भी शायद ऐसा लगता है कि चेंज हो रहा है। मारूफ दिफाई तज्जियाकार, एक मारूफ दिफाई तज्जियाकार और एक हुकूमती नुमाइंदे जिन्होंने ऐवान में गालियाँ देने का आलमी रिकॉर्ड अपने नाम लिखवाया था कुछ अरसे पहले, जिसके सबब उनको वज़ीर-ए-आज़म का मुआविन खुसूसी भी ज़ाहिर है कि मुकर्रर कर दिया गया। उनके दरमियान जो धींगा मुश्ती, जो हाथापाई हुई, उसके बाद अब दिफाई तज्जियाकारों की लाइन ये है कि इमरान हुकूमत नाकाम हो चुकी है, अवाम को डिलीवर इन्होंने नहीं किया। दूसरी जानिब हुकूमती नुमाइंदों ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए फरमाया है कि आमिरों ने जमहूरियत पर शब खून मारा। अब आते हैं हम उन एंकर साहब के पास जिनकी बात मैं आपसे कर रहा था। अंकल खुशखबरी भी जो है हुकूमत से नाराज़ हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट से पहले उन्होंने एक छोटा सा वीलॉग वही अपने घर के बरामदे में बैठ कर के उन्होंने दागा है और उन्होंने इजहार निदामत और तासुफ़ फरमाया। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब आपकी हौसला अफजाई को इन्वर्टेड कॉमास में समझिएगा, हालांकि वो इमरान खान साहब की खुशामद कर रहे थे और ये खुशामद फ़ी सबीलिल्लाह नहीं थी। अब आते हैं, उन्होंने कहा कि मैं आपकी हौसला अफजाई करते करते थक गया, अब हौसले हमारे मांद पड़ रहे हैं। अब थकने का एतराफ़ भी साबिक़ मारूफ एंकर ने फरमाया। अच्छी खबरें गोया अब सिर्फ टेलीविज़न चैनल्स पे तो नहीं, कुछ करंट अफेयर एंकर्स, कुछ करंट अफेयर प्रोग्राम्स या फिर कुछ मखसूस यूट्यूब चैनल्स पर मिलेंगी। एक मरतबा फिर बता दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज के इस प्रोग्राम में शिरकत से इनकार कर दिया है। यके बाद दीगरे मुख्तलिफ मेहमानों ने हमें मुख्तलिफ तावीलें दे करके और प्रोग्राम में शिरकत से माजूरी का इज़हार किया है। मैं अपने मेहमानों का तारुफ आपसे कराने जा रहा हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड अमजद अली साहब,
नूरुल हसन तनवीर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ हैं, और बैरिस्टर आमिर हसन साहब ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तीनों मौजूद मेहमानों को शो में शिरकत का रिस्क लेने पर खुशामदीद कहते हुए, इनका इस्तकबाल करते हुए हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर सरकार की जानिब नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि सरकार आज के इस प्रोग्राम में शिरकत ही नहीं कर रही है। बात हो रही है दिफाई तज्जियाकार की, तो मेरा ख्याल है कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड अमजद अली साहब से आगाज़ करते हैं। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम। सर, आप मुझे सुन सकते हैं? यस बिल्कुल, लाउड एंड क्लियर। लाउड एंड क्लियर। सर, बाहम एतमाद की फ़ज़ा, जैसा कि मैंने फतवे में कहा, ऐसा लगता है कि खीरा हुई पारा पारा हुई, पेज गोया फट सा गया है। सर, एतमाद में कुछ रखना आया है या ये मेरी निगाहों का कसूर है कि अब जो कारकर्दगी में खूबियाँ बयान की जाती थीं, अब वो हुस्न बयां मौजूद नहीं है? नूर, थैंक यू वेरी मच। देखिए, पहले तो ये पेज मैं अमूमन मुख्तलिफ चैनल्स पे कहता होता हूँ कि ये पेज तो साफी लोगों का और हम तजियोकारों का इजाद करता है। जो फौज है वो एक मातहत इदारा है गवर्नमेंट का और रियासत का। वो एक पेज पे हो या ना हो, उसके लिए उसके मातहत रहना इंतहाई ज़रूरी है। और इससे आप बेशतर हुकूमतों में भी आप देखते रहे होंगे। आप मसलन नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को देखें तो वो राहिल शरीफ साहब को साथ लिए जाते थे हर जगह, और उससे पहले भी जितनी भी हुकूमतें गुजरी हैं उनकी अमूमन मुलाकातें रहती थी। और इस इदारे का नेसेसरली काम है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज को सपोर्ट करना, और वो सपोर्ट करते भी हैं, अब भी कर रहे हैं। बिकॉज पिछले 15-20 साल से आपने एक चीज नूर नोट की होगी कि फौज अब इस हक में है और शदीद वो इस जो ऑन गोइंग प्रोसेस है डेमोक्रेसी का, जमहूरियत का, उसको चलते रहना देखना चाहती है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है, क्योंकि मैं एक तजियाकार हूँ, मेरा आपने मुझे दिफाई तजियाकार का, मैं एक सियासी तजियाकार हूँ। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि पेज पे तो अब भी है, लेकिन अगर गवर्नेंस के मसाइल आते हैं तो गवर्नेंस के मसाइल तो पहली हुकूमतों में भी आते रहे हैं। अगर इन हुकूमतों में भी गवर्नेंस के मसाइल ज्यादा हैं तो फौज गवर्नेंस के साथ ताल्लुक नहीं रखती, फौज तो खुद गवर्न हो रही होती है। बैरिस्टर साहब, सर मैं यही सवाल, चूंकि मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। हाँ, अलबत्ता ब्रिगेडियर साहब से आज मेरा तारुफ ज़रूर हुआ। उम्मीद करता हूँ अगले शो में भी इंशाअल्लाह ताला जब मैं दावत दूंगा ज़रूर वो ज़हमत उठा रखेंगे शिरकत की। सर, एक पेज गवर्नमेंट अब कुछ डामाडोल दिखाई दे रही है। एक पेज फट गया है, बाहम एतमाद की फ़ज़ा तार तार है। ये मैंने एग्जैजरेशन से काम लिया है या आपकी निगाहें भी आपको वही दिखला रही हैं जो शायद हुकूमत या हुकूमती नुमाइंदे नहीं दिखा रहे? अरविंद भाई, ये नविश्ते दीवार है और नज़र रखने वाले पढ़ रहे हैं और साफ नज़र आ रहा है। हालात भी इसी की गममाजी करते हैं और हुकूमती उतरे हुए चेहरे जो डोरा पीटते थे, जितने उनके तबलची थे, उनका दिन रात ये काम था, एक पेज एक पेज एक पेज। कोई हुकूमत नहीं रहती अगर वो किसी एक इदारे के साथ एक पेज पे बैठी रहे और आवाम से अपनी जड़ें काट ले। हुकूमतें वही बचती हैं जिनकी करतूतें आवाम के साथ उनकी जड़ों को कटने ना दें, और अगर एक पेज पे आवाम और हुकूमत हो तो वो चलती हैं। लेकिन अगर आप एक सिलेक्टेड निज़ाम के तहत, जिसे सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बाकिर ने कहा था कि यहाँ पे नैब का काम ये है कि यहाँ पे बोनों को नर्चर किया जाता है, सियासी क़यादतों को ख़त्म किया जाता है, गमले में सियासतदान उगाए जाते हैं और फिर वो वज़ीर आज़म भी बनाए जाते हैं सेलेक्ट करके। और जब आप सेलेक्ट करके करते हैं तो उसके लिए सबसे बड़ी बात यही होती है, क्योंकि वो समझते हैं अपने तई कि अगर वो एक पेज में रहेंगे तो हुकूमत भी चलती रहेगी, अगर वो एक पेज में रहेंगे तो रियासत भी चलती रहेगी, अगर वो एक पेज में रहेंगे तो लोग उनसे डरते रहेंगे। लेकिन वो याद रखें कि अगर महंगाई हदों को छूने लगे, अगर बेरोजगारी बदतरीन सतह पे आ जाए, अगर गुर्बत अपनी तारीख में 72 साल में सबसे, तो कोई एक पेज नहीं बचाया करता, और ऐसा पेज तो बिल्कुल नहीं बचाया जा सकता जो पेज ला के किसी और किताब से तो लगा दिया गया हो उसका पैमन। तो मैं समझता हूँ एक पेज का जो जनाजा निकल रहा है वो आपके सामने है। ये जो इनके हुकूमती आपने देखने लिए वो आप भी अरविंद साहब पूरी नजर रखते हैं। ये जो एक पेज वाले इत्तेहादी हैं वो एक पेज पे नहीं रहे, एक पेज वाले जो MNA हैं वो एक पेज पे नहीं रहे, जो एक पेज ने जोड़े थे वो सारे यहाँ पे भागने के चक्कर में है। और आपको अब क्या क्या राज की बात बताएं, यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी देर से कह रही थी
कि ये सिर्फ एक पेज की हुकूमत है। एक सफा फाड़े और इसे निकाल बाहर करें और पूरी किताब पाकिस्तान की रियासत की आगे बढ़े और चले। अब हमें ये एक पेज उतार के बाहर फेंकना है। मुल्क के अंदर वही एक पेज है जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, जिसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल इदारों को अपने अपने दायरे इख्तियार, अपनी अपनी डोमेन के अंदर रहते हुए काम करना है। सियासी कुव्वतों को, पार्लिमान को बावकार बनाना है और अवाम के नुमाइंदों को, अवाम को राजी रखना है। राइट सर, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। आमिर साहब, मैं नूरुल हसन तनवीर साहब के पास जाने की इजाज़त चाहता हूँ। नूरुल हसन तनवीर साहब, सर अजहद माजरत इंतज़ार की जहमत में मुब्तला रखने के लिए। सर सवाल मेरा फिर वही घुमा फिरा करके, बाहम एतमाद की फ़िज़ा तार तार, जैसा कि बैरिस्टर आमिर हसन साहब ने भी कहा कि मामलात कुछ और हैं जो कि दिखाए नहीं जा रहे। पीटीआई का अगर कोई नुमाइंदा होता, बावजूद हमारी कोशिश के कोई शिरकत की जहमत पर आमादा ना हुआ। पीटीआई की ये खाली विंडो हमारा मुंह चढ़ा रही है सर। लेकिन आप लोग भी काफ़ी बदगुमान दिखाई देते थे शुरू दिन से, और आपकी भी कुछ वही लाइन और लेंथ थी जो अभी बैरिस्टर साहब ने कहा कि ये एक पेज नहीं चलेगा। सर एक पेज पे होना कोई बुरी बात तो नहीं थी। देखिए ज़माने की नज़र लगी गई। जिन्होंने एक पेज बनाया था उन लोगों ने एक पेज जो है इस इमरान इकरामुल्लाह की जो नलायकी है, जो नाअहली है, नातजर्बाकारी है, उसकी वजह से इसने पहले 2020 का मैच शुरू किया। इसने कहा कि 90 दिन में मैं तमाम मामला ठीक कर दूंगा। फिर इसने जो है 50 ओवर्स का एक साल का मैच शुरू किया। एक साल में जो है तनज़ली जो है वो गिरती गई। सुनता जा, शर्माता जा। कट्टों बच्चों से काम शुरू किया, अंडों से काम शुरू किया, और फिर आके जो है ना वो गैस जो है वो कराची में लीक हो गई इसकी, और मामला जो है ख़राब से ख़राब तर होते गए। और उसके बाद जो है जो 3 साल का जो टेस्ट मैच था वो भी अल्लाह के फजल से हार गए हैं, क्योंकि इसमें इनके पास किसी किस्म का तजर्बा है ही नहीं। जो लोगों ने उसका पेज बनाया था ना, जिन लोगों ने कि जी बंदा ईमानदार है, बंदा ईमानदार नहीं है, बंदा नलायक, नाहिल, ना तजर्बाकार है। बंदे के पास किसी किस्म की का कोई तजर्बा नहीं है। बंदे ने मांगने से काम शुरू किया था। मांग लो, माँ के नाम पे मांग लो, शौकत खानम के नाम पे मांग लो, हॉस्पिटल के नाम के मांग लो, और उसके बाद जो है इसने सारी ज़िंदगी किया ही क्या था। मैं तो कहता हूँ कि असल में ये उन लोगों की जो है ना शिकस्त है जिन लोगों ने इसका पेज बनाया, फिर इस पेज बना के उसके ऊपर हमारे ऊपर मुसल्लत किया। आज तमाम तर जो है ज़िम्मेदारी उन लोगों को कहना चाहिए आगे आएँ और आगे आके बढ़ के कहें कि हम माफ़ी मांगते हैं, हमने जो है इस बंदे के ऊपर जिम्मेदारी डाली। बानमती ने कुनबा जोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, और इमरान खान को हुकूमत बना के दी, और फिर कहा कि इसके साथ रहें, और फिर कहा कि इसके लिए जो है ना मुस्बत रिपोर्टिंग करें, फिर कहा कि आप इसको सपोर्ट करें। फिर आपने पूरी दुनिया से जो है ना वो लोगों को बुला के इशरत शौकत तरीन को देख लें, आप जनाब अब्दुल हफीज़ को देख लें। ये तो उसी दिन ही फेल हो गया था जिस दिन असद उमर को इसने अलहदा किया था वजारत ख़जाना से, क्योंकि वो अपने आप को अरस्तू समझता था। उसने जो है वो क्या किया था, उसने कहा था कि मैं जो हूँ 90 डेज़ में मामला जो है वो सीधे कर दूंगा। इसको किसी किस्म का कोई पता नहीं है। और हमारे पास अगर आपको याद हो, शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा था कि ये जो है इसकी जो हुकूमत जो है ये मर चुकी है, ये मुर्दा हो चुकी है। आप जो है जितनी देर करेंगे इसको दफनाने में उतना ही बुरा करेंगे। और अब भी मैं आपकी वसासत से ये कहता हूँ कि इससे जितनी जल्दी जान छुड़ा लें मुल्क को मिल्लत की उतना ही अच्छा है। और आप ये देख लें कि इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया, इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट ने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि नवाज शरीफ को जो है नीचा दिखाने के लिए। और लेकिन क्या है, उसके पास हजारों के हिसाब से उसके कारनामे हैं, उसके पास थोड़ा सा अगर आप तवक्कुफ फरमाएं नूरुल हसन तनवीर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। उसके पास वक्त की किल्लत भी है, बहुत सारी चीजें और भी कवर करनी है आपकी मौजूदगी में। सर थोड़ा सा तवक्कुफ आप ये देखें, मुझे फकरा मुकम्मल करने दे। जिन्होंने कोई खिदमत की होती है, जिन्होंने एटमी धमाके किए होते हैं, जिन्होंने कराची में अमन ओमान कैंप किया होता है, जिन्होंने जो है ना वो पाकिस्तान को रोशन किया होता है, उनको फिर ये कि एक पेज की परवाह नहीं होती। क्योंकि पेज जो है
वो पाकिस्तान है, और वो पाकिस्तान में पेज में तमाम इदारों ने हुकूमत वक्त को फॉलो करना होता है, और उसके अलावा और कोई बात नहीं है। उसके पास थोड़ा सा तवक्कुफ, एडवाइस नहीं होती, थोड़ा सा तवक्कुफ सर, थोड़ा सा तवक्कुफ। तनवीर साहब, ब्रिगेडियर साहब, सर आप मुझे सुन सकते हैं? हो गया जी। ब्रिगेडियर साहब, सर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मैं आ रही है, लाउड एंड क्लियर है। राइट सर। सर पूछना यह था कि जब हुकूमत से सवाल किया जाता था, हुकूमत हर बार यही कहती थी कि हम एक पेज पे हैं, नाम पूछें या शनाख्ती कार्ड नंबर, जवाब आपको सेम मिलता था कि हम एक पेज पर हैं। और आज उसका नतीजा वही बरामद हुआ है कि एक पेज बदनाम हो गया है, हर आदमी मुखासमत पर जो है वो उतरा दिखाई देता है। इस वक्त जो तेवर हैं सियासत के, वो भी गोया बदले बदले से नज़र आते हैं। सर आपके ख्याल में ये टेक्निकली ये एक एरर आ गया था बीच में, या ये दीदा और दानिस्ता एक पेज की टर्मिनोलॉजी हुकूमती नुमाइंदों की तरफ से, हुकूमत की तरफ से इतना इसका ढोल पीटा गया ताकि इसका नतीजा वही बरामद हो जो अब हो रहा है? देखिए, चूंकि ये एक अभी सियासी डिस्कशन है, मैं आपको एक बात बताऊं, ये एक पेज का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि आप अगर अपने माजी में देखें तो अमूमन ये हुआ है कि जो सियासी हुकूमतें होती थी उनका कोई ना कोई झगड़ा एस्टेब्लिशमेंट के साथ ऐसे लेवल का चल रहा होता था, मेरा जाती ख्याल है कि अमूमन जब भी वो किसी भी डिबैकल का शिकार होती थी तो उसका सारा मलबा जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे फेंक दिया जाता था। रिजल्टेंटली ये होता था कि जब भी जो नई हुकूमत आती थी वो कहा जाता था कि चूंकि ये नई हुकूमत आई है, आप बेनजीर साहिबा शहीद के आने का आपको पता है, आसिफ जरदारी साहब के प्रेसिडेंट बनने का पता है, 1985 में जिस तरह नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाए, शहबाज शरीफ साहब तशरीफ लाए, तो वो लगता उस वक्त यही होता है कि ये गालिबन कोई पेज का मसला है। देखिए, ये पेजों के मसले नहीं होते। जब भी किसी जगह कोई भी नेशन स्टेट के अंदर, ये किसी भी नेशन का बुनियादी हक है तो वो जिसको भी इलेक्ट करके लाए वो असेंबली में लाते हैं। जब ये एक पेज की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है हमारे सिनेरियो में, हमारे मुल्क में खसूसन जहां हम 3-4 माशाल्लाह भुगत चुके हैं, मैं कहूँगा, वहाँ ये होता है कि ये खुशी का एक उसके ऊपर ये बयान किया जाता है कि चूंकि ये जो गवर्नमेंट आई है, ये बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपकी बात समझ रहा हूं, मेरे नाज़रीन भी समझते हैं इस बात को, लेकिन सर मैं दोबारा अपने सवाल को रिवर्ट करता हूं। सर आपके ख्याल में ये एक पेज दीदा और दानिस्ता बतलाया गया ताकि अवाम भी इससे बरगश्ता हो, बदगुमान हो और नतीजा हस्बे मंशा यानी इन्वर्टेड कॉमास में बरामद हो, या ये इत्तेफाकिया एक जिसको कहते हैं गलती हो गई है? नहीं, देखिए गलती हुई क्या, पहले कोई गलती आप नूर भाई आप कोई गलती बताइए ना, गलती क्या हुई? आप कहीं उस वाक़े का जिक्र कर रहे हैं जो आज से चंद दिन या चंद हफ्ते पहले हुआ है? सर देखिए, वो एक प्रोसीजरल मिस्टेक हो सकती है मेरे ख्याल में, वो एक सिस्टम को शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन हालातों वाक़यात तो बिल्कुल वैसे के वैसे हो गए जैसे इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर चाहते थे। इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो चाहते थे बिल्कुल वैसे ही चल रहा है, जो उन्होंने कहा बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। हाउएवर एक हर इदारे का एक प्रोसीजर है। एक इदारा, प्राइम इदारा ऐसा बन गया है जिसके कुछ सिक्योरिटी मामलात हैं, जिसके जरा सी भी अल्फाज के आगे पीछे करने से बहुत सीरियस रिप्रिकॉशन अंदरूनी और बैरूनी तौर पे हमें फेस करने पड़ सकते हैं। उन रिप्रिकॉशंस को सिर्फ क्लैरिफाई किया गया कि देखिए इसके रिप्रिकॉशंस ये हो सकते हैं, तो देयरफॉर जो इदारा कह रहा है उसके पीछे एक बहुत लंबा थॉट प्रोसेस होगा, तो जिस पे मेरे ख्याल में विलफुली प्राइम मिनिस्टर एग्री, तो पेज तो उधर का उधर ही रहा, पेज उधर का उधर ही है। राइट नूर भाई, आखिरी बात कहने दीजिए प्लीज सर। देखिए भाई, अगर हम मैं समझता हूँ, मैं अपने आप को उन 22 करोड़ लोगों में समझता हूँ जो कि वोट का हक रखते हैं, और मैं एक रिटायर्ड ऑफिसर हूँ, सिविलियन हूँ। देखिए, अगर हम एक पेज पे नहीं है तो ये आपका, मेरा, पीपीपी का, नवाज लीग का या किसी का इशू नहीं है, ये हमारी पूरी कंट्री का इशू होगा। इसका मतलब है कि जो हम ये चाहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है ये पेज फटा है, ताकि फिर एक मार्शल लॉ टाइप वाली सिचुएशन क्रिएट नहीं, नॉट एट ऑल सर, आ जाए तो नूर भाई फिर ऐसे तो हमें नुकसान नहीं सर, कोई सही दिमाग आदमी यकीनन इसकी तमन्ना तो नहीं कर सकता। बिल्कुल, आप थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। बैरिस्टर साहब, सर आज मुझे बस अपने सवालात को रिवर्ड ही करना पड़ रहा है, ऐसा शो तो अल्लाह मियां रोज़ाना करवाए। सर मैं वही सवाल आपसे पूछने की जिसारत करूँगा जो मैंने अभी ब्रिगेडियर साहब से पूछा। सर क्या ये दीदा और दानिस्ता
विलफुली इंटेंशनली हुकूमती नुमाइंदों की तरफ से, हुकूमती स्पोक्स पर्सनस की तरफ से शुरू दिन से ये प्रोपेगेंडा, ये राग अलापा जाता रहा था कि हम एक पेज पर हैं, नाम पूछो तो एक पेज पर, शनाख्ती कार्ड नंबर पूछो तो एक पेज पर, आपने क्या किया एक पेज पर, आप क्या करेंगे हम एक पेज पर, ताकि यही नतायज जिसको कहते हैं जो इस वक्त बरामद हो रहे हैं, बरामद होते दिखाई दें। सर उम्मीद है आप समझ गए होंगे। देखिए, मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तारीख बड़ी जालिम है, और अगर हम सिर्फ इश्तिहारों में बात करते रहें और खुल के ना करें तो फिर आपके ना तो सवाल का जवाब आएगा और ना दिया जा सकता है। पहली बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर सियासत को बहुत बदनाम किया गया और सियासतदानों को तख्ता-ए-दार से लेके गोलियां मारी गई, यानी कि सियासत एक शजरे ममनुआ है, बड़ा ही बदनाम काम है ये बताया गया। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर गैर सियासी हुकूमतें रखी गई, फिर इसका हल निकाला आराम से कि लेबॉर्ट्री के अंदर अपने बगल बच्चे पैदा करें, अपनी कोई नई ब्रीड पैदा करें कि उनको शक्ल से वो सियासतदान नजर आए लेकिन वो झुके हुए हमारे सामने रहें, और उसी ब्रीड को ये पेश किया गया है 2018 के, पहले भी 90 के अंदर भी ये काम चलता रहा है। उस वक्त PMLN को ये शरफ हासिल था कि उसी लैब के बने हुए थे, लेकिन बाद में ये जो एक नई ये इमरान खान की शक्ल में बनाई गई, उनके लिए देखिए आरफिन साहब और कोई बात ही नहीं थी, वो और क्या बात करें। अवाम, कोई उनकी आइडियोलॉजी नहीं थी, कोई उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी नहीं थी, पॉलिटिकल विजडम उनके पास था नहीं, पॉलिटिकल स्ट्रगल उनके पास थी नहीं, कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम उनके पास था नहीं, कोई पॉलिटिकल वर्कर उनके पास था नहीं, जिनका तराना ये हो इमरान खान दे जलसे च अज मेरा नचने नु जी करदा। मुझे बताएं उनके पास क्या होगा। यही था, यही अहलियत थी जो आपके सामने निकल आई। तो मैं समझता हूँ उनके पास एक ही चीज थी कि ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे। वो अब्बू सलामत रहेंगे तो हमें गोद में उठा के फिरते रहेंगे, लेकिन बात याद रखें कि ये कोई पक्के अब्बू नहीं होते किसी के भी। अब्बू हैं ये कुल वक्ती अब्बू तो किसी को मुयस्सर नहीं आए। ये अब्बा की भी शफकत, ये लैपालक बच्चों को पालते हैं, और जब उनको कोई और लैपालक पसंद आता है उसे गोद ले लेते हैं। तो पुराना जो होता है वो फिर उस पर रोने लगता है, और ये पुराने लाडलों और नए लाडलों की लड़ाई भी आपके सामने है। इसलिए मैं समझता हूँ इनके पास एक ही चीज थी, और वो चीज थी एक पेज। एक पेज को सारे डिपेंड करते हैं, मैं इसलिए डिपेंड नहीं करता कि हमें ये कहने की जरूरत क्यों पेश आती है कि हम एक पेज पे, एक पेज पे होना चाहिए। बिल्कुल तमाम इदारों को पार्लियामान के जेरे साया एक पेज पे होना चाहिए। ये जब नवाज शरीफ को जरूरत पड़ती थी राहील शरीफ के साथ गाड़ी पे बैठ के बताने के लिए कि सानू भी लाए चल नाल वे बाऊ सोनी गड्डी वाले, तो हम उस वक्त भी कहते थे ये तुक नहीं बनता, हम आज भी कहते हैं ये तुक नहीं बनता। पीपल्स पार्टी हर इदारे का एहतराम जरूर करती है, लेकिन हम किसी को ये नहीं कहते कि आप पालक पालें, पाकिस्तान की सियासत को बतदरीज आगे बढ़ने दें। एक पेज, फिर मैं कहता हूँ, एक पेज वो है जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो ताकत का सरचश्मा है वो अवाम है, और उनके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उन्हें ये इख्तियार सौंपा गया है कि वो रियासत को चलाएंगे। तो ये काम है, एक पेज ये है। गॉट योर आंसर सर। अनफॉर्चुनेटली मुझे एक ब्रेक की, इमीडिएट ब्रेक की कॉल दे दी गई है। थोड़ा सा तो मौजूद मेहमानों से इस्तदा, उसी के बाद ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, और उसके बाद फिर नूरुल हसन तनवीर साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। नाज़रीन, बस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी नूरुल हसन साहब के पास जाएंगे। चौधरी साहब, सर गुफ्तगू अब तक की जो भी हुई वो आपने सुनी। सर अब वो तज्जियाकार जो करंट अफेयर प्रोग्राम्स में गला फाड़ फाड़ के और इमरान खान साहब की खूबियाँ, उनके खसाइल, उनके वस बताया करते थे, उनके औसाफ पे रोशनी डाला करते थे। चलिए सर अब वो भी कुछ तायब से होते दिखाई देने लगे। कामरान आपने मरवत में नाम नहीं लिया, मैं कामरान खान का नाम लिए देता हूँ कि जो ज़मीन व आसमान के कलाबे मिलाते थे वो। पहले मुझे बैरिस्टर साहब की बात तो करना है कि बैरिस्टर साहब जो सियासतदान होते हैं, जो ब्रीड तैयार की जाती है वो किसी न किसी के ज़माने में तैयार होती है। जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ब्रीड थी वो अयूब खां के ज़माने में तैयार हुई थी, और अयूब खां ने तैयार की थी, और भुट्टो साहब उसको डैडी कहा करते थे। लेकिन भुट्टो साहब की खूबी ये थी कि भुट्टो साहब जब सियासत में आए तो उन्होंने फिर उस वक्त जो है
उसकी उंगली एक आमर की उंगली पकड़े नहीं रखी, बल्कि उसने वही कुछ किया जो अवाम की ज़बान होती है, और अवाम की ज़बान में बात की, अवाम के लिए काम किया, अवाम के लिए प्रोजेक्ट्स किए, अवाम के लिए फिर तहरीक चलाई और अवाम के लिए जान दी, अवाम के लिए ही वो खड़े हो गए। इसी तरह से बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि मोहम्मद नवाज शरीफ की जो सियासत है वो उस वक़्त शुरू हुई जब ज़ियाउल हक जो थे उस वक्त पावर में थे, वो वज़ीर आला पंजाब बने। लेकिन तारीख इस बात की गवाह है। आपने कहा कि 90 में वो आए थे, 90 में वो आए थे तो फिर आके उन्होंने खामोशी इख्तियार नहीं की, उन्होंने काम किया। आते ही उन्होंने, आप देखें कि मोटरवे शुरू किए, उन्होंने फिर आते ही जो है वो पाकिस्तान में तामीर तरक्की के काम करने शुरू किए। यही वो वजह है। हम ये चाहते हैं और समझते हैं कि इमरान खान ने 3 साल जो है वो ज़ाया किए। जब मोहम्मद नवाज शरीफ आता है 90 में तो उसने इतना कुछ कर लिया था कि 94 में जब उनको हटाया गया बज़ौर ताकत, तो फिर वो 97 में फिर इस काबिल हो गए कि वो अपनी कुव्वत से जीत के वापस आए, और उसके बाद उनको बज़ौर ताकत हटा दिया गया 99 में। इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसे जो है वो होता है। लेकिन नवाज शरीफ के आप कारनामे देख लें, नवाज शरीफ के आप एक एहसान जो है पाकिस्तान को इस्तेकाम बख्शने का जो उसने जो डिसाइड किया है, इसमें मैं यहाँ क्रेडिट जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को भी देता हूँ, जनाब डॉक्टर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को भी देता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो लीडर होता है वो अवाम की अमंगों के मुताबिक फ़ैसला करता है। और मियाँ नवाज शरीफ जब 2013 में आए हैं तो आपके सामने है उस वक़्त पाकिस्तान की क्या हालत थी। कराची में रोज़ाना जो हैं वो 80 से लेके 90 तक रोज़ाना लोग जो है हलाक होते थे। और आपका जो KPK है उसकी हालत क्या थी, आपके पास लोड शेडिंग की हालत क्या थी। वो दिन रात उन्होंने काम करके इस काबिल किया कि अवाम जो है उनको भूलती नहीं है। अब मीडिया का कितना ज़ोर लगाया है, ये जो खुशामदी साफ़ी हैं, ये जो शाकर जैसे लोग हैं, साबर शाकर जैसे, और ये चौधरी गुलाम हुसैन जैसे लोग जो हैं, और ये जो अभी आपने कामरान खान जैसे लोग हैं, इन्होंने कितना ज़ोर लगाया, लेकिन ये उस असर को ज़ाहिर नहीं कर सके। आज भी मोहम्मद नवाज शरीफ का, इसहाक डार का तूती जो है वो सर चढ़ के बोलता है। क्यों बोलता है? क्योंकि उसके मुकाबले में जो बंदा जिसको लेके आए, जिसका पेज बनाया गया, उसको पेज पे जमा किया गया, उसको पेज पे उसने इतना जुल्म किया है, इतनी ज़्यादती की है उसने इस्टेब्लिशमेंट के साथ कि नलायक वो खुद है। सुबह से लेकर शाम तक पेज की बात की है ताकि अवाम जो हैं वो समझ जाए कि ये कसूरवार असल में कौन है, असल में कसूरवार। अब लिहाजा इस वक्त जो है वो ज़रूरत इस बात की है कि इस पेज को फटे का फटा रहने दें। इमरान खान के पीछे खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पार्लियामेंट में इसका फ़ैसला हो, और जो इत्तेहादी जो हैं, और ख़ास तौर पे जो MQM और काफ लीग है, उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि मैं ये समझता हूँ कि अगर वो इन हालात में उसके पीछे खड़े रहते हैं तो पाकिस्तान की तबाही के, पाकिस्तान की नाकामी के, पाकिस्तान के मसाइल को, पाकिस्तान को में मसाइल के इजाफे में अवाम के लिए जो मुसीबतें हैं उसमें इजाफा करने के वो बराबर के राइट सर। थोड़ा सा तवक्कुफ तनवीर साहब, चौधरी साहब थोड़ा सा अगर आप तवक्कुफ फरमाएं तो मैं आपकी तरफ आता हूं कि वो इससे जान छुड़ाएं, इससे अपनी हमायत वापस लें इससे। राइट सर, थोड़ा सा तवक्कुफ। चौधरी साहब, बैरिस्टर साहब, सर अगर सर बिल्कुल आपको जवाब का बिल्कुल हक मिलेगा। काइंडली थोड़ा सा मैं ज़रा अपना एक सवाल, क्योंकि ख़ास तौर पे आपसे गुफ्तगू करते हुए मैं लिख चुका हूँ, इससे पहले कि ये सवाल धड़म तख्ता हो जाए, मैं चाहता हूँ ब्रिगेडियर साहब की खिदमत में मनोवन पेश कर दूँ। ब्रिगेडियर साहब, सर उम्मीद है आप मुझे सुन रहे होंगे। जी यस, बिल्कुल ठीक। ब्रिगेडियर साहब, बात चली है MQM की। सर MQM की तो जगजीत सिंह ने काफ़ी फसाहत और बलागत से बता दिया था कि अपनी मर्ज़ी से कहाँ अपने सफ़र के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं, चलते रहते हैं कि चलना है मुसाफिर का नसीब, सोचते रहते हैं किस राह गुजर के हम हैं। जनाब मन, MQM कब अपनी मर्ज़ी से हुकूमतों में जाती थी, हुकूमतों से आती थी? MQM अपनी मर्ज़ी से कब इस हुकूमत का साथ दे रही थी? MQM तो गन पॉइंट पे नफीस बनी थी। जनाब मन, क्या ये भी मैं कोई ऐसी हकीकत बयान कर रहा हूँ जो दुनिया में कोई नहीं जानता? व्हेन इट कम्स टू MQM एवरीथिंग इज़ पॉसिबल ना सर। MQM की हिमायत वापस लेने का जैसे ही नाम आता है तो क्या समझने वालों को ये समझ में नहीं आता कि अब पेज शायद फड़फड़ा रहा है?
नहीं, देखिए MQM को तो उनकी अपनी एक लीडरशिप है, उनका अपना एक माहौल है, उनका अपना एक तरीकाकार है। वो एक बड़ी मजबूत सियासी जमात थी और कुछ वजूहात की बिना पर जो कुछ कराची में उन्होंने किया या सिंध में उनके जो मामलात थे उसकी वजह से वो थोड़ी तितर बितर हुई और जिसकी वजह से उनका वोट बैंक खराब हुआ। लेकिन हकीकतन तो देखिए MQM 2 की अभी एक छोटी जमात रह गई थी, उसकी वो रेट नहीं रही थी, तो मजबूरन वो यकीनन उसी को ज्वाइन करते जो कि पावर में हो, ताकि वो अपना जैसे उसे कहते हैं ना रेलेवेंस को कायम रख सके। केसेस वगैरह से भी तो बारात नसीब होती है ना सर, इन्हीं सब तरीकों से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। देखिए ये सारे पॉलिटिकल बातें हैं ना। अब जो जान इनसे छुड़ाना चाहते हैं, अगर मैं एक मिसाल देता हूँ मौजूदा गवर्नमेंट से बिकॉज ऑफ द गवर्नेंस इशू, तो मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट जो है वो टॉप ऑफ द लाइन इदारा है, सबसे मजबूत इदारा है। पार्लियामेंट के अंदर लाएं अदम एतमाद, लाएं पब्लिक को रोड्स पे और बताएं लोगों को कि यार दे हैव फेल्ड, अब ये तो खत्म हो चुके हैं। और जो हमारे गुज़श्ता अहबाब थे उनको दोबारा ट्राई किया जाए, छठी सातवीं बार हो सकता है वो इस दफा पॉलिश होके कोई अच्छा रोल प्ले कर सके। सर मैं आपसे एक ज़िमनी सवाल पूछना चाहूंगा आपकी इजाजत से। डोंट यू रियली थिंक PTI और इमरान खान हैज फेल्ड? जो अभी तक की परफॉर्मेंस है, चीनी 150 रुपए, पिछले एतवार में हमें 50-60 रुपए मिल जाया करती थी चोरों डाकुओं की हुकूमत में। इस वक्त सादिक और अमीन लोगों की हुकूमत है, इमाम काबा के पोते की हुकूमत हम पर है, उसके बावजूद लाइन में लग के 150 रुपए 160 रुपए की चीनी में ले रहा हूं। पेट्रोल की जब बात करते हैं तो ये कह दिया जाता है कि हमारे पास पेट्रोल के कुएं नहीं है। पिछले दौर में नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के पेट्रोल के कुएं थे। पाकिस्तान में पेट्रोल एक्सप्लोरेशन जितनी पहले हो रही थी तकरीबन उतनी ही आगे पीछे करके आज भी हो रही है। तो ये किस तरह की रेलेवेंस है, किस तरह की पॉलिटिक्स है और ये किस तरह की परफॉर्मेंस है? आप इससे मुतमईन दिखाई देते हैं, मैंने इसलिए पूछा। नहीं, देखिए जी, गवर्नेंस इशू कहाँ होंगे, कोई शहरी भी मुतमईन नहीं होगा। हमारे अंदर भी बेइत्मीनानी पाई जाती है। मैं भी एक जनरल पब्लिक में रहने वाला आदमी हूँ। देखिए पेट्रोल तो 114 रुपए 2000 के अवाइल में भी था। जो चीनी 130 रुपए, अगले दिन मैं एक अखबार का टुकड़ा पढ़ रहा था, 130 रुपए किलो तो 90 के अवाइल में भी था। उस वक्त रुपए की क्या कीमत थी और आज क्या कीमत है रुपए की। देखिए ये इश्यूज जो से हैं ये गवर्नेंस इशू है। मैं फिर इस पे कहूंगा, यकीनन जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, ये मेरे किसी एक अहबाब दोस्तों में से फरमाया किसी ने कि ना तजर्बेकार थे तो शायद उनको गवर्नेंस इशू आ रहे हैं। मेरा जाती ख्याल ये है शायद वो काम उस तरह डिलीवर नहीं कर पा रहे, या शायद उन्होंने डिलीवर किया और वो उसको उस तरह प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन प्रोजेक्शन की जो प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन है वो तो ऑन ग्राउंड हम दो चीजों से देखते हैं ना। मसलन बैरिस्टर साहब गालिबन फरमा रहे थे कि महंगाई बहुत ज्यादा होगी। यस, ये कंसर्न है हर पाकिस्तानी का, हम उसमें शामिल हैं। क्या हमने रीजनल या इंटरनेशनल लेवल पे इन प्राइसेस को कंपेयर करने की कोशिश की या की कि ये क्यों बढ़ रही है, रुपया गिर रहा है, किस वजह से गिर रहा है, इसके क्या रिप्रिकॉशंस हैं? क्या हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी को 2 साल के कोरोना ने कितनी बुरी तरह मुतासर किया? थोड़ा सा अगर आप तवक्कुफ फरमाएं, अगर आप थोड़ा सा तवक्कुफ, इमीडिएट ब्रेक की कॉल दे दी गई है। यही सवाल लिए मैं हसन साहब के पास जाऊंगा। ब्रिगेडियर साहब ने जो कुछ फरमाया उसी को एक सवाल की सूरत में लेकर के ब्रेक के बाद बैरिस्टर साहब के पास जाएंगे। अभी फिल वक्त एक कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, इख्तितामी लम्हा शो के आन पहुंचे हैं बैरिस्टर आमिर हसन साहब। सर ब्रेक पर जाने से पहले ब्रिगेडियर साहब की गुफ्तगू आपने मेरे ख्याल में मुलाहिजा की होगी। सर ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि हमने प्राइस एनालिसिस जो है वो जो रीजन में था वो हमने करना चाहिए था। हमने ये देखना चाहिए था कि कोरोना के आने के बाद सूरत हाल पूरे खित्ते में, पूरी दुनिया में किस तरह से बदली है। सर मैं बहुत ही इख्तिसार के साथ अपना सवाल पहले पेश कर दूँ और फिर आप अगर कुछ क्लैरिफाई करना चाह रहे थे चौधरी साहब की बात में से तो वो भी सुनेंगे। सर ये सारी बातें तो हुकूमती नुमाइंदे करते हैं और उस वक्त करते हैं कि जब उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं होता। जब कंटेनर पे चढ़े थे तो मुझसे ये तो नहीं कहा था कि अगर कोई आफत आ जाएगी तो मैं उस आफत के पीछे जाके छुप जाऊंगा। मुझे तो ये बताया था कि 90 दिन में मैं इस सरजमीन को मक्का मदीना बनाऊंगा। मुझे तो ये बताया था कि मैं इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल हूँ कि इतना बड़ा पाकिस्तान में 500 साल में ना पैदा हुआ है ना अगले 5000 साल में पैदा होगा। मुझे तो ये बताया था कि मैं इतना बड़ा सुप्रीम कमांडर हूँ कि मैं अकेले पाकिस्तान को जो है वो अमेरिका को कर्जा देने के लायक बना दूंगा। मुझे तो ये
बताया था कि वर्ल्ड कप इतना बड़ा एजाज है कि जिसके सामने पूरी दुनिया की काबिलियत जो है वो तेल होती है। सर उसके बाद आकर के ये इस तरह की लैतोलाल करना, ये इस तरह की लंतरानियां सुनाना कि कोरोना आ गया और ये हो गया और पेट्रोल एक जमाने में 114 भी था। सर 114 और 146 का फर्क मैं समझ नहीं पा रहा हूं, बहुत बुरी तरह कंफ्यूज हूं, आपसे रहनुमाई का तालिब हूं। जी, पहली बात तो ये है कि कोरोना कब इतना कोई खतरनाक हद तक पाकिस्तान में आ गया कि उसके असरात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। पाकिस्तान के अंदर लॉकडाउन कितने दिन के अंदर दिया हुआ है, बड़ा सीरियस हुआ होगा तो हफ्ता, डेढ़ हफ्ता, 2 हफ्ते के लिए आपने लॉकडाउन किया है। कब पाकिस्तान के बाजार टोटली बंद हो गए हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी बंद हो गई है कि आपने उस पर रख लिया। और जिन मुल्कों में बंद भी हुई उनके अंदर भी ये हालात नहीं है। मैं समझता हूँ अपनी नाअहली को आफतों के पीछे और बीमारियों के पीछे छुपाने का ये एक वतीरा है इस हुकूमत को, और मैं नहीं समझता ब्रिगेडियर साहब को उन्हें इस तरह बेल आउट करना चाहिए। ये कह के हमने कोई कोरोना की इतनी शिद्दत मईशत के ऊपर नहीं देखी। हाँ, अभी कोरोना नहीं आया था तो हमने असद उमर के मईशत के ऊपर खतरनाक असरात देखे थे, जिसे इमरान खान ने खुद समझा था पहले 9 महीने के अंदर। उन्होंने कहा था ये एक नालायक आदमी है, जो उनका पोस्टर बॉय था। उसके बारे में इन्होंने कहा कि ये इसने सही वक्त पे सही फैसले नहीं किए और IMF के पैकेज की तरफ नहीं गए, और हम समझ नहीं सके कि इकोनॉमी को राह रास्त पे डालने के लिए हमें क्या पॉलिसी। ये ऑन रिकॉर्ड है, अभी कोरोना का नामो निशान तक नहीं था जब असद उमर को हटाया गया है। तो उस वक्त कौन सा कोरोना था पाकिस्तान के अंदर? मैं समझता हूँ बहानों के पीछे ना छुपे, इस हुकूमत के पास अहलियत नहीं है, एक नाअहल, नाकाम, निकम्मी हुकूमत है। इमरान खान को एक यूनियन काउंसिल चलाने का तजर्बा नहीं है। ब्रिगेडियर साहब बिल्कुल सिविलियन है आज, बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब चौथे सतून के साथ मुंसलिक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रिगेडियर साहब का जो पुराना दिल है वो धड़कते धड़कते इमरान खान को सपोर्ट करने का जो कहता है। कोरोना के कोई असरात यहाँ पे नहीं आए हैं, मैं समझता हूँ उसकी तरफ ना आए। उसकी नाअहली पे बात यह है कि क्यों नहीं माना जाता कि एक नाअहल शख्स को आपने इक़्तिदार सौंप दिया, वो शख्स जो अपनी अना के अंदर, अपने अना के होल के अंदर है, और अना के होल के अंदर ऐसा है कि पूरी कौमी क़यादत चंद दिन पहले इकट्ठी होती है, आर्मी चीफ भी आते हैं, दूसरे इदारों के सरबराह भी आते हैं, सारे पार्लियामेंट्री लीडर्स आके उस पर शरीक होते हैं। नहीं होता तो वो एक जिद्दी बच्चा नहीं होता जिसके पास बदकिस्मती से इस वक्त पाकिस्तान के वजीर आजम होने का टैग है, और वो नहीं आता, और मामला है कौमी सलामती का, और उसके ऊपर वो नहीं बैठता। ऐसे जिद्दी शख्स को आपने इक़्तिदार दिया, अब उसके पास है क्या, उसके पास कैपेबिलिटी क्या है? तो मैं समझता हूं कि जब 114 आप पेट्रोल की हमारे दौर के अंदर पर बैरल जो ऑयल प्राइसेस थी, आपको याद है कि 148 डॉलर पर बैरल तक ये गया है, आज क्या है भाई? और उसके बाद, और हम कितने पे, हम 4 रुपए यूनिट पे बिजली दे रहे थे, आज ये 35 रुपए यूनिट पे दे रहा है। हमने इमदादी कीमतें बढ़ाने के बावजूद आटे की कीमत 18 रुपए थी, मियां साहब के दौर में 35-40 रुपए हुई, और आज 75 रुपए है। पीपल्स पार्टी ने अगर थोड़ी सी महंगाई हुई हालात के वजह से, और हालात भी क्या कि हमने लोगों को उनके ऊपर बढ़ाया, हमने जब किसान की इमदादी कीमतें बढ़ाई फसलों की, तो फिर महंगाई बढ़ी, और उसका हमने क्या हल किया कि हमने सब्सिडाइज किया उनके तमाम रेट्स को, उनकी तमाम बिजली को सब्सिडाइज किया उनके लिए। एक बात मुझे कर लेने दे। और उसके बाद हमने लोगों को जो बड़ी है उसकी तनख्वाहों को 150% तक बढ़ाया, पेंशन्स को 200% तक बढ़ाया, जिसमें पूरे और उसके बाद हमने तनख्वाह बढ़ाई। मैं समझता हूँ इस शख्स को अब ना खुदा के लिए, वो शख्स भी बड़ा गुनाहगार होगा जो इस वक्त किसी ना किसी तरह इमरान खान को, चाहे कामरान खान बन के या कोई और बन के, वो बचाने की कोशिश करेगा। और आखिरी मैं एतराज नहीं करना चाहता, तनवीरुल हसन साहब को ज़ेबा है कि वो अपने लीडर को जरूर करें उनकी, लेकिन एक बात तारीखी हकाइक ये है कि मुस्लिम लीग जरूर बनाई है जनरल ज़िया ने, लेकिन पीपल्स पार्टी किसी जर्नैल ने नहीं बनाई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिस जर्नैल की कैबिनेट में थे, उसी जर्नैल के खिलाफ जद्दोजहद की, उसे इक़्तिदार से निकाला, पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी और तख्ता दार तक गए। और दूसरी बात, तनवीरुल हसन साहब, एटमी धमाके करने से आपकी एटॉमिक कैपेबिलिटी जाहिर नहीं होती। अगर आपके पास बिजली ना हो जनाब, मीटर ही ना लगा हो, तो आप स्विच ऑन कर भी दे तो बल्ब नहीं जलेगा। जिसने बिजली पैदा की है वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो है। पर आपको क्या, आप तो अपने लीडर को इसी पे खुश हैं कि उसने बटन ऑन किया। जरूर गुब्बारे में हवा भरे,
इतनी ना भरे कि गुब्बारा ही फट जाए। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा सर, वरना गुब्बारा बुरा मान जाएगा। आखिरी नूरुल आरफीन साहब, 2 मिसरे आपकी नजर है। लीडर वो होता है जो सर को पूरी जुर्रत के साथ खड़ा करके और खड़ा रहता है, भागता नहीं है। मैं तो जुल्फिकार अली भुट्टो के बारे में इतना कहता हूँ, बाकियों का मुझे नहीं पता, कि मौसम आया तो नखलेदार पे मीर सरे मंसूर ही का बार है। क्या बात। चौधरी साहब, सर गुफ्तगू आपने सुनी। फंक्शनल लीग इस वक्त लाताल्लुक है, काफ लीग तकरीबन रूठ चुकी है। एमक्यूएम को जिक्र करूं तो एमक्यूएम को अच्छा लगेगा, इसलिए एमक्यूएम का जिक्र ही नहीं करते। सर क्या कहते हैं कि मतलब मामलात हो चुके हैं, अब सिर्फ अनाउंसमेंट है। काश के मेरे साथ ये बराबर वाली कुर्सी पे पीटीआई का कोई रहनुमा होता। पूरा प्रोग्राम लोगों को ऐसा लगेगा कि जमहूरियत दुश्मन है, लेकिन ये प्रोग्राम करने के लिए बहुत तक्कड़ किए गए। हमारे पास बहुत सारे दस्तावेजी सबूत भी मौजूद हैं कि किस किस को बुलाया गया, किस किस को बुलाने की कोशिश की गई, लेकिन आखिरी वक्त तक लैतोलाल से काम लिया गया। किसी की फलाना वेंटिलेटर पे, किसी के यहाँ कोई अकीक़े की तकरीब, किसी के यहाँ अचानक कोई पॉलिटिकल कमिटमेंट और कुछ और। तो बहरहाल अगर किसी को प्रोग्राम वन साइडेड लगे तो बहरहाल मेरा इंट्रो ज़रूर सुने। जी चौधरी साहब। कल के इजलास में जो होना था, जो नहीं हुआ, उसकी जो बुनियादी वजह है वो ये हुई कि टोटल इनके पास 150 के करीब लोगों लंच में हुए थे शामिल, जिनको इन्होंने उस वक़्त वहाँ पे जो भाषण दिया था कि जी आप जिहाद करेंगे और जिहाद करने के लिए आप, यानी कल जो यस्टरडे इजलास होना था उसमें तशरीफ़ लेके आएँ। उसमें एमक्यूएम भी और काफ लीग भी, उन्होंने इनकार किया। फिर परवेज़ जो है खटक ने इनकार किया। 19 के करीब लोग हैं उनके, इन्होंने मना किया। तो असूलन जो है वहाँ पे जो अक्सरियत है इमरान ख़ान की वो ख़त्म हो चुकी है। इसके पास जो अखलाकी जो जवाज़ है वो ख़त्म हो चुका है। इसको चाहिए कि ये इस्तीफ़ा दे और हर गुज़रता दिन जो है वो इसके ऊपर भारी गुजरेगा, क्योंकि इसके पास अक्सरियत नहीं है। अगर किसी वजह से लालच दे के, कोई ओहदे दे के, किसी के काम करके, किसी के ट्रांसफ़र करके, किसी का प्रोजेक्ट करके, किसी जमात को जो है ना वो फ़ायदे पहुंचा के अगर ये कुछ दिन हुकूमत में रह भी जाता है तो उसका फ़ायदा मुल्क को, कौम को नहीं होगा, बल्कि उसका उल्टा नुकसान होगा। तो इसका बेहतरीन हल यही है, ये ख़ुद ही कोई शर्म व हया करे। इस मुल्क को, कौम का जो वक़्त इसने ज़ाया करना था वो कर दिया। जो झूठ बोलना था, एक नहीं हज़ारों झूठ बोले, हज़ारों यू टर्न लिए और वो जो है हमारी जान छोड़े। इसके अलावा इसके पास कोई हल, दूसरी कोई इसके पास ऑप्शन नहीं है। इसको जाना है और जाते जाते जो है मज़ीद मुल्क व कौम का वक़्त ज़ाया ना करे। और मेरे जो भाई बैरिस्टर साहब ने जो तारीफ़ की वो ये है कि ये मैंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को उनकी प्लस चीज़ें भी गिनवाई हैं आपको, लेकिन मैंने उनको जो नेगेटिव है जो आपने बात की थी, फिर मैं कहता हूँ कि अयूब खां को जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब डैडी कहा करते थे। ये मानता हूँ इस बात को कि उसी की कबीना में रहे, उसी के वज़ीर ख़ारजा रहे, उसी के खिलाफ ही उन्होंने अलम उठाया। मैं इस बात को मानता हूँ। राइट सर। चौधरी नूरुल हसन साहब, सर अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम को वाइंड अप करने की कॉल दे दी गई है। ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड अमजद अली साहब, बैरिस्टर आमिर हसन साहब, तीनों मौज़िज़ मेहमानों का और पीटीआई की इसे खास जो हमारा पूरे प्रोग्राम में मुँह चढ़ाती रही है, शुक्रिया अदा करते हुए आज के प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। अगले हफ्ते इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी हाज़िर खिदमत होंगे। फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।